ये इस जगह की आखिरी चर्चा है। मुझे लगता है कि एक चीज़ है जिसके बारे में हमने बात नहीं की, या कहे उसे अभी तक हमने छुआ नहीं। ये पूरा का पूरा सवाल और इससे जुड़ी समस्या और मस्तिष्क का वह गुण जो बिना विकृति के देख सकता है, बिना विरूपण के अवलोकन कर सकता है। और मुझे लगता है अगर हम ध्यान दें तो हमें अवलोकन के जरिए सीखना होगा, देखने के जरिए सीखना होगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए सीखना मतलब किताबों से सीखना, जो दूसरे लोगों ने कहा उससे, या ज्ञान जमा करके, अनुभव एकत्रित करके उसके जरिए क्रिया करना, कार्य करना। अतीत जो कि जमा किया हुआ ज्ञान है और अनुभव, और कई सारी यादों का ढेर जो सब अतीत है, भूतकाल है, जो हमारे जीवन को संचालित करता है, चलाता है। अतीत हमारा मार्गदर्शक है, हमारे जीवन को आकार देता है और जीवन को अतीत, वर्तमान और भविष्य में तोड़ता है, उसके टुकड़े करता है। अतीत हर समय लगातार क्रिया में है, सतर्कता में, जागरूकता में या बेसुध अचेतन में। इसलिए हम जीवन जीने को अतीत, वर्तमान और भविष्य में बांट देते हैं। अतीत वर्तमान के जरिए भविष्य को आकार देता है, और सीखने का मतलब और जमा करते जाना नहीं, जिस कारण अतीत को और भी मजबूत करना, और जीवन बांटना, जिस कारण कार्य में, क्रिया में विरोधाभास, अंतर्विरोध ले आना। हम में से ज्यादातर लोग व्यर्थ है, वे घमंडी है। हमारा घमंड हमें सीखने से रोकता है, खुद में अपने घमंड को देखना और समझना कि विनम्रता का होना क्या है। और केवल वो मस्तिष्क जिसके पास महान विनम्रता का भाव हो, वो सीख सकता है। और व्यक्ति जब इस घमंड का अवलोकन करता है तो बहुत महान सीख देखकर ही सीख लेता है। क्योंकि इस संध्या जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो मांग करती है मस्तिष्क के ऐसे गुण की जो उपस्थित है, जो कि करीबी अंतरंग अवलोकन करने में सक्षम है। जब कोई अपने खुद के घमंड को लेकर जागरूक होता है, जब उसे देखता है, तो उस भाव को व्यक्ति कैसे देखता है? आप इसके केवल भावना को ही नहीं देखते, बल्कि उस भावना पर प्रतिक्रिया होती है, उसे भी देखना। अगर मैं सुझाव देना चाहूँ तो कृपया जैसे हम बात करते हैं उसी के साथ इसे कीजिए, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये कोई लेक्चर नहीं है, यहाँ कोई अधिकारी, कोई शासन नहीं है। ये बदकिस्मती है कि वक्ता मंच पर बैठा है। यहाँ हम साथ मिलकर सीख रहे हैं, जो कि संवाद का असली अर्थ है, कम्युनिकेशन। पर आप केवल सुनोगे कि वक्ता क्या कह रहा है और वास्तविक क्षण में उससे संबंधित नहीं हो रहे। फिर आप बहुत सारे शब्दों को सुनोगे, अपने पूर्वाग्रहों को
और अपने निष्कर्षों के साथ ही रहोगे और सीखने में असमर्थ होगे। और आपके निष्कर्ष, आपके पूर्वाग्रह, आपका घमंड है या आपका ज्ञान है। तो आप अवलोकन की प्रकृति को सीखें, ये नहीं कि कैसे अवलोकन करें। वास्तव में अवलोकन की गति को, संचलन को देखना। व्यक्ति जागरूक हो जाता है कि व्यक्ति घमंडी है। जैसे ही कोई इसके बारे में जागरूक होता है, उसे देखता है, तो वह उस पे प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया, एक तो वो संतुष्टि का भाव होगा या उसके विरुद्ध कहना कि मुझे घमंडी नहीं होना चाहिए, मेरे भीतर से घमंड गायब हो जाए। यह क्या हुआ? आपके अवलोकन का अनुवाद आपके कंडीशनिंग में बदल गया। वो आपकी संस्कारबद्धता बन गई, जिस कारण आप अवलोकन कर ही नहीं रहे हो। जो आप देख रहे हो उसके विपरीत में बदल रहे हो या उसके समर्थन में। एक तो निंदा या समर्थन या स्पष्टीकरण, जो आपको देखने से, अवलोकन करने से रोकता है। आपके घमंड को नहीं देख रहे, पर घमंड पर जो प्रतिक्रिया है, देखते समय उसे देख रहे। क्या आपको ये समझ आ रहा है? देखिए, व्यक्ति घमंडी है और उसे लेकर वो जागरूक है। तब फिर उस भावना पर तत्काल प्रतिक्रिया है, एक तो निंदा या उसका स्वीकार, समर्थन। अब निंदा और समर्थन को देखना, घमंड को नहीं। घमंड पे जो प्रतिक्रिया उठी उसे देखना। फिर आप देखोगे कि घमंड पर उठी प्रतिक्रिया आपके खुद के मिथ्या गर्व पर, समर्थन इत्यादि पर आधारित है। और अगर आप उसे देखो तो देखोगे कि उसके पीछे आपके बारे में एक छवि है। छवि जो आपने खुद के बारे में बना रखी है। और वो छवि वहाँ क्यों है? आपकी संस्कारबद्धता के कारण, कंडीशनिंग के कारण, आपके समाज के कारण, संस्कृति इत्यादि। इसने आपको खुद की छवि बनाने लगाया, एक सुरक्षा के माध्यम के तौर पर, एक रक्षा का माध्यम, कि कोई व्यक्तित्व, कुछ होना, कुछ बन के रहना। और उसके पीछे आप डर को देखोगे। तो घमंड का अवलोकन करते हुए आपने उस पर अपनी प्रतिक्रियाओं को देखा और आपकी प्रतिक्रियाओं ने आगे प्रकट किया कि आपके पास आपके खुद के बारे में एक छवि है, जो छवि स्व सुरक्षा का एक प्रकार है, खुद की रक्षा का, जो कि डर पर आधारित है। और जब आप उस डर को लेकर जागरूक होते हो, फिर से उस डर पर अपनी प्रतिक्रिया को देखना, एक तो उसका स्वीकार करते हुए या साहस का विकास करने की कोशिश में। और अब अगर उस समर्थन के पीछे जाकर देखते हो, मतलब उस साहस के सदाचार को विकसित करना, तो आप देखोगे कि ये सारी गतिविधि स्वयं सुरक्षा पर, प्रतिरोध विरोध पर आधारित है।
तो जहां भी विरोध है वहां डर है, वहां विभाजन है, समर्थन है, छवि है, घमंड है। क्या हम एक दूसरे से संचार में हैं? क्या हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं? क्योंकि मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि हम इसे समझें। अवलोकन करे कैसे? न केवल उस वृक्ष का, आसमान का, गंदी सड़क का, बेरहमी का, निर्दयता का, बाहरी तौर पर सूरज की सुंदरता का, बल्कि अपने सारे विचारों की गतिविधि का अवलोकन करना, पूरे क्रम के साथ, स्टेप बाय स्टेप, ताकि अवलोकन सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाए, ना कि अवलोकन करना कैसे है। वास्तविक अवलोकन, सच में देखना। अगर ये पूरी तरह से स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, और मुझे आशा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, फिर हम इस सवाल में जा सकते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण, सुरक्षा क्या है, और ऊर्जा की स्वतंत्रता क्या है। क्योंकि क्या मैं मेडिटेशन, ध्यान इस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं बिना आपके इस शब्द के गलत अर्थ के? मैं मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहूँगा इस संध्या। पर आसन मत धारण कीजिए, निष्कर्ष पर मत आइए, तय मत कीजिए, निर्णय मत लीजिए। ये मत कहिए कि मैं इस तरह से ध्यान करता हूँ और वही सही तरीका है, या ये मेरा मिजाज है, मेरा स्वभाव है, और आप तो कुछ और ही कह रहे हैं जो कि मेडिटेशन नहीं है। लेकिन सिर्फ सीखिए इसके बारे में, साथ मिलकर चलो, सत्य को, सच को खोजते हैं, वास्तविकता को, ना कि आप या वक्ता क्या इसके बारे में सोचते हैं। असल में ये है क्या, ताकि वहाँ सहमति या असहमति की ज़रूरत ना हो। आपकी राय, आपके अनुभव, दूसरे की राय और दूसरे के अनुभव के विरोध में। तो हम साथ मिलकर सीखने जा रहे हैं। हम में क्या शामिल है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मस्तिष्क का वो गुण जो ध्यान, मेडिटेशन कर रहा है, हमारी जीवन की सारी समस्याओं का जवाब दे सकता है। मस्तिष्क का गुण, ना कि ध्यान की पद्धति, मेडिटेशन का कोई सिस्टम। ऐसा गुण जो मेडिटेशन करने में सक्षम है, किसी खास विषय पर नहीं, या किसी खास इच्छा पर नहीं, शांति पाने की इच्छा इत्यादि, जिसमें हम वर्तमान में जाएंगे। पर मस्तिष्क का वो गुण जो ध्यान में है, मेडिटेशन में है। इसलिए ध्यान गतिविधि है जीव की, ना कि जीवन जीने से अलग कुछ है। ये जीवन से अलग कोई जीवन का एक भाग नहीं, संपूर्ण जीवन की कार्यविधि, प्रोसेस ही ध्यान है। और इसके बारे में बात करना, इसमें पूरी गहराई से उतरना, जो कि मुझे आशा है हम करने वाले हैं। व्यक्ति को सीखना होगा कि देखना, अवलोकन करना मतलब क्या। कदम दर कदम हर प्रतिक्रिया को देखना क्या है, और उसके परे, शब्द के परे, उस प्रतिक्रिया करने वाले के परे जाना, ताकि मस्तिष्क
असाधारण रूप से स्पष्ट हो जाए, ताकि वहां कोई विभाजन ना हो। और तभी मस्तिष्क बहुत स्पष्ट रूप से अवलोकन कर सकता है। सबसे पहले, एक इंसान होने के नाते हर एक चीज जो हम करते हैं वो ऊर्जा से करते हैं। उसके लिए ऊर्जा लगती है। यहां तक आना, सुनना, बात करना, जीवन में कुछ भी करना हो तो ऊर्जा की मांग होती है। एक तो वो ऊर्जा विभाजित है, तोड़ी मरोड़ी है, या फिर ऊर्जा स्वतंत्र रूप से गति कर रही है, बिना किसी भी प्रयास के। कृपया देखिए, अगर हम ध्यान दें तो सुनना सीखिए, बिना किसी भी प्रयास के। लिखते मत बैठिए, वक्ता जो कह रहा है उसे दोहराते मत बैठिए, पर सीखिए। अगर आप सीखोगे तो फिर ये आपका है। आप जानते हैं कि ये विषयों में से मुश्किल विषय है, तो आपको बहुत भयानक रूप से ध्यान देना होगा। जैसे हम कह रहे थे कि जो कुछ भी हम करें, हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। बात करने के लिए, जीने के लिए, सोचने के लिए, गति के लिए, हर कुछ ऊर्जा की मांग करता है। या तो हम उस ऊर्जा की रक्षा करें, उसे जमा करें और फिर क्रिया करें, गाड़ी चलाए, कार्य करें। ऊर्जा जमा करके बाद में, ऊर्जा जमा करने के बाद, जो कि हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, या फिर वो ऊर्जा स्वतंत्र रूप से गति करे, बिना किसी टकराव के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विभाजन के। हम इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। एक तो ऊर्जा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, बिना किसी विरोधाभास के, बिना किसी भी प्रयास के, लगातार गति कर रही है। या फिर वह एक अस्तित्व है, सत्ता है, इकाई है, जो इस ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और उसे टुकड़ों में बांटती है, विरोधाभास में ले आती है। उस ऊर्जा के कार्य में ही संघर्ष ले आती है। मैं ऊर्जा जमा करता हूं, सुरक्षित रखता हूं, चलने के लिए, सोचने के लिए, यह बात करने के लिए। मैं ऊर्जा को जमा करके रखता हूं, दिन भर बहुत सारी चीजें ना करके, तो मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा है स्पष्ट रूप से बात करने के लिए, जो कि है ऊर्जा संरक्षित की गई है, जमा की गई है, और मैं अभी उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो इकाई, वो अस्तित्व जो इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन है? जमा करना मतलब कोई इकाई है जो एकत्रित कर रही है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? एकत्रित करना, जमा करना, उसे पकड़ के रखना, और जमा करने के बाद वो क्रिया करता है, कार्य करता है, व्यक्त करता है, सोचता है, गाड़ी चलाता है, जो भी हो। तो इस जमा करने में ऊर्जा के बाहर कोई है जो ऊर्जा जमा कर रहा है, तो वह एक इकाई है, अस्तित्व है, जो ये ऊर्जा जमा करता है और उसका इस्तेमाल करता है। और वह अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, पर ये हमेशा ऊर्जा ही है।
वहाँ कोई अच्छी या कोई बुरी ऊर्जा नहीं, वो बस ऊर्जा है। घमंड ऊर्जा है, विनम्रता ऊर्जा है, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, हर प्रकार। और वह ऊर्जा के कई प्रकार है, पर ये हर समय ऊर्जा है। तो हम सीखने जा रहे हैं कि क्या ऊर्जा बिना किसी बाधा के बह सकती है, ताकि चाहे जो कुछ भी हो, वह कोई भी टकराव नहीं, कोई रगड़ नहीं, ताकि वह जीने में कोई प्रयास ना हो, रोज के जीवन में एक आध अवसर पर नहीं, ताकि वह चाहे जो कुछ हो फिर भी कोई टकराव नहीं। क्योंकि जिस क्षण, जिस पल वह किसी भी तरह का टकराव, संघर्ष होता है, वह ऊर्जा की बर्बादी होती है। तो ये दो चीजें शामिल है, ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला और ऊर्जा, और ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला भी ऊर्जा है। तो ऊर्जा के इस्तेमाल करने वाले ने खुद को ऊर्जा से अलग किया है, एक देखने वाले के रूप में, अवलोकनकर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में, विचारक के रूप में, सोचने वाले के रूप में, अनुभवकर्ता के रूप में। और वो सैर करता है, सब कुछ करता है, एक अलग विभाजित इकाई अस्तित्व में, जो कि अभी भी ऊर्जा है। फिर सिर्फ उसने खुद को विभाजित किया है, संपूर्ण ऊर्जा की गतिविधि से अलग। ठीक है, क्या हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं? जब वह विभाजन है, किसी भी तरह का विभाजन, तब वह टकराव, संघर्ष होगा ही। देखने वाला अपने घमंड को देख रहा है, जो कि वो घमंड से अलग है, क्योंकि घमंड के और उसके बीच जगह है, स्थान है, स्पेस है, जो कि समय है। ये विभाजन, ये अलग करना, टकराव, संघर्ष ले आता है। वो कहता है मुझे ये नहीं होना चाहिए था, या वहाँ मैंने कुछ हासिल किया। तो जहाँ भी वो चीज़ जिसे देखा जा रहा है और वो जो देख रहा है, इनमें विभाजन होगा। विभाजन मतलब अलगाना, पृथक्करण, अंतर, स्पेस, समय। तो वह अनिवार्य रूप से टकराव, झगड़ा होगा ही। और वो टकराव ऊर्जा का विरूपण है। देखिए इसे खुद में। वक्ता को सुनते सुनते अपने भीतर अवलोकन कीजिए। वक्ता केवल इसे शब्दों में डाल रहा है, पर आप लोग काम कर रहे हैं। आप वास्तव में इस गति को, प्रस्तुति को देख रहे हो। कैसे इस ऊर्जा ने खुद को अलग किया। मैं, जो कि देखने वाला है, और वो चीज़ जो देखी जा रही है, एक घमंड के रूप में, एक डर के रूप में। और जब वह उसमें और डर में विभाजन होता है, फिर वह संघर्ष है, टकराव है कि डर से आज़ाद कैसे हो, कैसे इससे बचे, क्या करे, कैसे इसे दबाया जाए, या कैसे बदल के इसका विकास साहस में करे, इत्यादि। तो जब तक दृष्टा, देखने वाला और दृश्य, इनमें विभाजन है,
तब तक वह ऊर्जा बर्बाद हो रही है और वही सारे टकराव का, सारे संघर्ष का स्रोत है, जड़ है। जब मैं खुद को अपनी पत्नी से अलग करता हूं, समुदाय से, मेरे परिवार से, तो ये विभाजन अनिवार्य रूप से संघर्ष लाएगा ही, जो आप अपने खुद के जीवन में देख सकते हैं। और ये विभाजन संपूर्ण विचार की गतिविधि से जगह बनाता है, क्योंकि विचार, जैसे हम पहले कह चुके हैं, वो सुरक्षा पाना चाहता है। दिमाग की कोशिकाएं अपने आप में सुरक्षा की मांग करती है, संपूर्ण सुरक्षा की। नहीं तो आप सामान्यतः कार्य नहीं कर सकते। वह क्रम होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, और उसके जीने के लिए संपूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता है। और फिर सुरक्षा पाने के लिए विचार ने इसे बनाया, इस इकाई को, इस अस्तित्व को, जिसे मैं कहा जाता है, देखने वाला। और देखने वाला अतीत है, जो जमा किया हुआ ज्ञान है, अनुभव, परंपराएं और बाकी सब। तो जब तक वो अवलोकन करता है, तो वो एक बाहरी व्यक्ति के रूप में अवलोकन करता है। तो वो और आप अलग अलग है। वो और उसकी पत्नी अलग अलग है। वो जगह है, समय का अंतराल है। वह अंतर है, दोनों के बीच समय का अंतराल है, जो विभाजित करती है, अलग अलग करती है। जब आप खुद को भारतीय कहते हो या जो भी कहते हो, खुद को अलग करते हो, और दूसरा भी खुद को अपनी राष्ट्रीयता के साथ अलग करता है, तो दो राष्ट्रीयता अनिवार्य रूप से संघर्ष लाएगी ही। और राष्ट्रीयता में सुरक्षा और इच्छा खुद को महान पहचान देने की, खुद को पहचान से, उस धारणा से, उस विचार से जोड़ना जिसे भारत कहा जाता है, खास झंडे के साथ, और किसी महान से, बड़े से पहचान जोड़ना आपको सुरक्षा देता है। लेकिन देश के रूप में सुरक्षा पाने की मांग, इच्छा युद्ध को जन्म देती है, जो खुद की ही तबाही ले आती है। क्या आपको ये सब समझ आ रहा है? आपको समझना चाहिए, कृपा करके इसे समझिए, क्योंकि वर्तमान में हम जिसमें जाने वाले हैं, उसके लिए तेज, स्पष्ट दृष्टि चाहिए, सहमति नहीं, ग्रहण बोध, समझना। आप जो जैसा है वैसा ही उसे देखते हो। ये एक सवाल। और जब तक वो विभाजन अस्तित्व में होता है, जीवन युद्ध बन जाता है। जैसे आप खुद में देख सकते हो, अपने जीवन में रोज का जीवन जीना एक युद्ध है। हालांकि आपको चाहिए सुरक्षा, पर है युद्ध। और इस कारण मस्तिष्क की वो क्षमता जो असाधारण रूप से स्पष्ट कार्य करती है, उसे तबाह करते जाना। और इसके असाधारण स्पष्ट रूप से कार्य करने के लिए क्रम होना चाहिए, ऑर्डर। और जैसा कि हमने कहा, क्रम, ऑर्डर नैसर्गिक रूप से तब आता है जब आप अक्रम की, अव्यवस्था की, गड़बड़ी की, डिसऑर्डर की संपूर्ण प्रक्रिया को समझते हो, उसका अवलोकन करते हो, और वह
विभाजन है। ये एक अक्रम है, डिसऑर्डर है। आप समझ रहे हो? जब आप में और उस चीज में जिसका आप अवलोकन करते हैं, इनमें विभाजन हो, अंतर हो, तो ये टकराव लाता है, जो कि अनिवार्य रूप से अक्रम है, डिसऑर्डर है। तो समस्या ये है कि ये ऊर्जा जिसने खुद को मैं ये हूं और ये मैं नहीं हूं के रूप में विभाजित किया है। आप, हम और वे, मेरा देश, आपका देश, मेरा भगवान, आपका भगवान, मेरा विश्वास और बाकी सब, कितने ही विभाजन। ऊर्जा ने इसके विभाजन किए। वही ऊर्जा जो जमा हो सकती है, जो गोदाम बन सकती है, जहां से वो संचालित होती है, बिना विरूपण, बिना तोड़ मरोड़ के। अब हम सीखने जा रहे हैं, खोजने जा रहे हैं कारण को। कारण कि क्यों विचार हमेशा विभाजित करता है, क्योंकि वो विचार ही है जिसने विभाजन लाया है। जो दिखाई दे रहा है उसमें और देखने वाले में, जो दिखाई दे रहा है उसमें से देखने वाला। विचार अतीत का परिणाम है। अतीत अपनी पूरी याददाश्त के साथ, सारी यादों के साथ, धारणाओं के साथ, निष्कर्षों के साथ, संगति के साथ, जमा किए हुए ज्ञान के साथ अनिवार्य रूप से विभाजन लाएगा ही। आपकी परंपराएं, आपका ज्ञान, आपकी किताबें, आपकी किताबों की पढ़ाई, जब आप कहते हो कि ईश्वर है या कोई ईश्वर नहीं है, जो कुछ भी आप कहो, वो सब आपकी संस्कारबद्धता का, आपकी कंडीशनिंग का परिणाम है। उस संस्कृति में जिसमें आपने जन्म लिया, जहां मस्तिष्क की कोशिकाएं पली बढ़ी, तो विचार विभाजन का जिम्मेदार है। विचार अतीत होने के नाते वह कोई स्वतंत्र विचार नहीं, कोई नया विचार नहीं। वो हमेशा अतीत होता है, अतीत से होता है। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या अतीत को हम अलग कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं, जो कि है विचार जहां जरूरत हो केवल वही कार्य में हो, पूरी तरह से तर्क में, समझदारी के साथ, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल निष्पक्ष, बिना किसी भी विभाजन के। जैसे तकनीकी चीजों में काम करते समय वो होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि के साथ काम करते हैं, वह विचार अच्छा खासा स्पष्ट रूप से काम करता है। क्या विचार बिना विभाजन के कार्य में, गति में हो सकता है? क्या आप समझ रहे हो? जैसे मैं और दूसरी चीज, जब आप ये सवाल रखते हो तो ये सवाल गलत है ना? क्योंकि विचार ये कर ही नहीं सकता। उसका ढांचा, उसकी संरचना और प्रकृति ही विभाजन लाने की है। तो विचार पूरी तरह से गतिहीन होना चाहिए, बिल्कुल चुप, शांत। वो गति तभी करे जब वह मांग हो, जब उसे बोला जाए। तकनीकी रूप से जब आपको ऑफिस जाना पड़ता है, कुशलता से कार्य करना पड़ता है। पर मुझे संदेह है कि आप ऑफिस में कुशलता से कार्य करते होंगे।
तो तब आपको विचार तब पूरी तरह से गति में होना चाहिए। उसमें स्पष्टता, तीव्रता, गति होनी चाहिए। लेकिन जब आप जीवन की अखंड घटना को, संपूर्ण गतिविधि को देखते हो, तो ईर्ष्या, गुस्सा, निराशा, अपमान, चिंता, महत्वाकांक्षा, देखिए इसे, जब विचार इसमें दखल देता है तो वह विभाजन है। तो क्या विचार पूरी तरह से बिना गतिविधि के हो सकता है? और गति की मांग है, बराबर। क्या आप समझ रहे हो? माफ करना अगर मैं बीच में बोल रहा हूं। हम जारी रखेंगे। अब हम अवलोकन के जरिए सीखने जा रहे हैं कि क्या विचार पूरी तरह से स्थिर हो सकता है, गतिहीन, ताकि आप चीजों को वैसा ही देखो जैसी वे वास्तव में हैं, ना कि विचार उसे देखे, ना कि आप एक देखने वाले के तौर पर उसे देखें, लेकिन वास्तव में देखना, जैसे वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से देखता है और कहता है कि ये ऐसा है, और दूसरा वैज्ञानिक भी उसे माइक्रोस्कोप से देखकर कह सकता है कि हाँ, ये सच है, ताकि वहाँ हस्तक्षेप ना हो, पूर्वाग्रह का, निष्कर्ष का या पुराने ज्ञान का। वह वास्तविक अवलोकन है। अब ये अवलोकन मेडिटेशन है, ध्यान है। इसके अलावा ध्यान कुछ भी नहीं। तो वह अवलोकन है बिना किसी भी विरूपण के, कुरूपता के। और अवलोकन करने के लिए वह विचार पूरी तरह से अचल, स्थिर होना चाहिए। क्या हम आगे बढ़े? हम एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, तो कोई भी तरीका, कोई भी पद्धति, सिस्टम कि ध्यान करना कैसे है, पूरी तरह से बाहर हो चुका है। क्योंकि उन सब में निहित होता है द्वंद्वात्मक, द्वैतवादी विचार प्रक्रिया। मैं जो देखने वाला हूं, पद्धति का अभ्यास कर रहा हूं, भगवान या मोक्ष या शांति, और भगवान ही जाने कि क्या क्या है, पाने की कोशिश में। तो जब हम केवल अवलोकन को लेकर संबंधित है, तब सिस्टम, पद्धतियां और बाकी सब गायब हो जाता है, हट जाता है। क्या हमारे बात करने के साथ साथ आप इसे कर रहे हैं? क्योंकि आप खुद वास्तव में देखते हो कि जब आप कोई मेडिटेशन की पद्धति का, ध्यान की किसी विधि का अभ्यास करते हो, जागरूक होने की कोशिश करते हो, खुद को जागरूक करने के लिए खुद को जबरदस्ती करते हो, जागरूक होने का अभ्यास, एकाग्रता लाने की कोशिश करते हो, देखते हो, तब वह हमेशा ही दृष्टा और दृश्य होते हैं, देखने वाला और वो जिसे वो देखता है। और आप कहते हो कि वो करके मैं धीरे धीरे देखने वाले को गायब कर दूंगा, जो कि निरर्थक बकवास है। तो जब आप विचार के पूरे ढांचे को देख रहे हो, तो ध्यान कैसे करे का सवाल पूरी तरह से गायब हो जाता है। वह केवल अवलोकन है। ऑब्जर्वेशन ही मेडिटेशन है, ध्यान है। इसलिए ध्यानी ही ध्यान है, मेडिटेशन करने वाला ही मेडिटेशन है।
तो जब आप सिस्टम, पद्धतियों को, लक्ष्यों को, उपलब्धियों को, दिव्य दर्शनों को और दिव्य दर्शन विजन्स आना एक सरलतम बात है। आप जानते हैं कि विद्यालय है ध्यान की, मेडिटेशन की, जो कहते हैं सोचो आप किसी बादल पर बैठे हो या किसी नदी में एक पत्ते जैसे बह रहे हो और धीरे धीरे आप उसके बारे में सोचकर, उसे देखकर आप खुद को इसमें लीन कर देते हो और उसमें गायब हो जाते हो। और वहाँ दूसरी मेडिटेशन की विद्यालय है जो कोई खास शब्द को दोहराने को कहते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, हम सब में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं। संस्कृत शब्दों को दोहराते जाना और उस शब्द का आवाज ही शांति ले आएगा, असाधारण अनुभव ले आएगा। अब क्या आपने संगीत के नोट को, धुन को सुना? किसी पक्षी के आवाज को, ध्वनि को सुना है? अगर आपने उसे सुना है तो वो आप में कुछ खास तरह की गतिविधि को बनाती है। आप उस पर सैर करते हो। वो सुर ही, आवाज ही गतिविधि को चलाती है, खास तरह का गुण ले आती है जो खास सनसनीखेज का एहसास कराती है या उदासीनता इत्यादि का। पर वो ध्यान नहीं है, वो कोई बदलाव, परिवर्तन नहीं ले आता है। वो आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में क्रांति नहीं ले आता। और हमें चिंता है दिल में और मस्तिष्क में संपूर्ण क्रांति, परिवर्तन लाने की। दिमाग की कोशिकाओं में अपने आप में ही परिवर्तन खोजने की अपेक्षा हम सीखेंगे विचार की स्थिरता, जिस कारण दिमागी कोशिकाओं की भी प्रतिक्रिया करना, जो कि व्यक्ति को करना ही चाहिए। पर साथ ही ये स्थिरता, संपूर्ण शांति, जो कि वही ऊर्जा है जो गति करती है और स्थिर है। आप जानते हो, स्थिरता, स्तब्ध ध्यान है। ये ऊर्जा स्तब्ध, गतिहीन नहीं है, ये भयानक रूप से जिंदा है। कोई चीज अगर बहुत तेजी से गति कर रही है तो स्थिर दिखाई पड़ती है। क्या आपने हमिंग बर्ड को, गुंजन पक्षी को देखा है? ओ माफ करना, वो यहाँ नहीं है। क्या आपने छोटे से पक्षी को देखा है जो बहुत तेजी से गति करता है और आप उसकी गति को बड़े मुश्किल से देख पाते हो? देखकर लगता है कि यह स्थिर है। तो हम ऐसी स्थिरता की बात कर रहे हैं जो भयानक रूप से गति में है, असाधारण रूप से जिंदा, इस कारण गतिहीन दिखाई पड़ती है। हम इसके बारे में सीखने जा रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं, वक्ता के द्वारा नहीं। उसके पास आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही उसे ये अधिकार है, जिस कारण शिष्य और गुरु पूरी तरह से अस्तित्व से मिट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। देखिए, जब आप किसी गुरु से मुक्त हो और शिष्य के नजरिए से स्वतंत्र हो तो देखो क्या होता है। देखो, आप देखने के लिए एक आजाद मनुष्य हो, जिस कारण आप सीखो। देखिए, बड़ा भारी बोझ आपके सीने से उतर जाएगा जब आप अवलोकन करके
खुद देख के सीखते हो। फिर आपको गुरु की, किताबों की, लीडरों की, सिस्टम, पद्धतियों की, किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं। वही वास्तविक स्वतंत्रता की भावना है। जैसे कि हम कह रहे थे, क्रम, ऑर्डर, व्यवस्था, जो कि सदाचार है, गुण है। क्योंकि क्रम मतलब गुण, सदाचार, सदाचार मतलब स्पष्टता। केवल डिसऑर्डर को, अक्रम को समझकर ही ऑर्डर, क्रम आ सकता है। और डिसऑर्डर, अव्यवस्था, अक्रम, जैसे कि हमने कहा, दृष्टा, देखने वाले के, और दृश्य, जो देखा जा रहा है, इनके बीच का विभाजन है, अंतर है। और अनुशासन का अर्थ होता है सीखना, ना कि अनुरूपता, अनुपालन करना या व्यवस्थापन करना, समायोजन या नकल करना, ना ही बाध्यता, ना मजबूरी, लेकिन सीखना। तो जहां सीखना है वहां ऑर्डर है, क्रम है। जहां अनुसरण करना है, फॉलो करना है, वहां डिसऑर्डर है, अक्रम है। चाहे आप राजनीतिक रूप से करो या धार्मिक रूप से। जहां भी किसी अधिकारिता, अथॉरिटी का, आदर्श का, सिद्धांत का अनुसरण होगा, जहां भी किसी भी तरह का अनुसरण होगा, फॉलो करना होगा, वह अनिवार्य रूप से अक्रम, अव्यवस्था, डिसऑर्डर होगा ही। जहां सीखना है वहां स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता आपने अपने आप में क्रम है। कृपा करके देखिए, ये बात आपके छोटे से मस्तिष्क में होना ज़रूरी नहीं, ये बात आपके दिल में होनी चाहिए। इस सब से सवाल आता है कि कैसे ये होगा, कैसे मस्तिष्क जो दिमाग है, तंत्रिकाएं, जीव, पूरी चीज, शरीर, मनोदैहिक, पूरा अखंड शरीर, कैसे ये संपूर्ण चीज संपूर्ण रूप से बिल्कुल स्थिर हो जाए। बराबर? माफ करना, जब मैं कैसे कहता हूं तो ये पद्धति नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। क्या शरीर, जीव पूर्ण रूप से स्थिर हो सकता है? बिना किसी बाध्यता के, बिना मजबूरी के, बिना जबरदस्ती किए, उसे तैयार करके अनुशासित करना नहीं, जिस सब में प्रयास शामिल है। प्रयास में विभाजन शामिल है। आपके भीतर की उच्च सत्ता, आपका मैं, शरीर में बदलाव लाने का प्रयास करे या नियंत्रित इत्यादि करने का। जहां विभाजन होगा वह डिसऑर्डर, अव्यवस्था, संघर्ष, टकराव होगा ही। तो क्या शरीर, जीव संपूर्ण रूप से स्थिर हो सकता है? क्योंकि जिस्म, जीव अगर स्थिर नहीं होगा तो दिमाग की कोशिकाएं भी स्थिर नहीं होगी। बराबर? संवेदनशीलता क्या है? कृपया इसे समझिए। मेरे लिए संवेदनशील होना क्या है? न केवल हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके प्रति संवेदनशील, बल्कि हमारे भीतर क्या चल रहा है उसे भी लेकर संवेदनशील होना। एक महान एहसास एकदम से
छू जाना, उसे लेकर संवेदनशील होना, एक शुद्धता, तेजी। तो संवेदनशीलता के लिए शरीर का असाधारण संवेदनशील होना आवश्यक है। और जब वो संवेदनशील होगा तो अनिवार्य रूप से वो स्थिर होगा, क्योंकि जिस क्षण कुछ सूक्ष्म, स्पष्ट, मजबूत, शुद्ध होता है तो उसे गति करने की कोई जरूरत नहीं। क्या आपको ये समझा? अब अपने शरीर को देखिए, अपने शरीर को लेकर जागरूक हो जाइए। देखिए आप इसके साथ क्या क्या करते हैं, आपने इसके साथ क्या किया है। इसे जबरदस्ती की, इसे चलाया, तरह तरह की भूख में लिप्त हुए, संभोग, अधिक मात्रा में खाना, कम से कम खाना, उस तरह का खाना कि आपको पता चले कि ये गरम इत्यादि है। तो शरीर ने अपनी खुद की बुद्धिमत्ता खो दी। आप समझ रहे हैं ये सब? और चूंकि ये बुद्धिमान नहीं है, इस कारण बेचैन है, जिस कारण ये असंवेदनशील है। शरीर की अपनी बुद्धि है, अपनी संवेदनशीलता है, लेकिन विचार, मजा, अलग अलग मजेदार व्यंजनों में, खाने में अति लिप्त होने का मजा नैसर्गिक रूप से शरीर पर फर्क पड़ेगा। अगर आप उसे देख सके, देखे इसे, ना कि अनुशासित करे खुद को। अगर आप इसके सत्य को देखें तो वो संवेदनशील, शांत हो जाती है और शरीर को स्थिर करती है। बराबर? कृपया आप ये समझे। क्या ये स्पष्ट है? जिसका मतलब है, हो सकता है ये आपके खान पान में एक क्रांति हो, लेकिन आप इसे छोड़ने को ही तैयार नहीं। आप कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। जैसे आप हैं, आपको भगवान भी चाहिए, आपको प्रेम भी चाहिए, आपको सत्य भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। तो शरीर अपने तालमेल में बुद्धिमान, बिना मजे की दखल अंदाजी के, अपनी खुद की संवेदनशीलता के साथ, जिस कारण वो असाधारण रूप से जिंदा है, जिस कारण चुप है, शांत है ना? वह शरीर पर कोई जबरदस्ती नहीं है। मतलब जब वो आलसी है तो उसे आलसी ही होने दे। क्या आप जानते हैं, आलस्य, आलस एक अद्भुत चीज है। आलसी होने में कुछ गलत नहीं, लेकिन आप शरीर को आलसी बना सकते हो ज्यादा देर से सोकर। फिर आप शरीर की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर रहे हो, दखल दे रहे हो। जब वो थक जाता है तो उसे आलस आता है। क्यों आलस की जरूरत पड़ रही है? आप इसमें ये सब डाल रहे हो। हम इसके गहरे विवरण में जा सकते हैं, पर मुद्दा वो नहीं है। तो शरीर अपने पूरे तंत्रिकाओं के साथ, दिमाग के साथ असाधारण रूप से संवेदनशील, जिस कारण पूरी तरह शांत, बिना किसी जबरदस्ती, बिना किसी भी विचार के, आज्ञापन के, कि शरीर को स्थिर
होना चाहिए कि जब विचार खोजने के लिए कहता है कि ये स्थिर होना चाहिए। अगर सत्य को, भगवान को, अवलोकन को खोज निकालना है तो फिर वह संघर्ष है। शरीर के एक हिस्से में प्रतिरोध है। इस तरह जब विचार घूमता है, उसे देखो, एक देखने वाले के तौर पर नहीं जो विचार को घूमते हुए देख रहा है, पर विचार का घूमना। समझ रहे हो? ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे थोड़ा बहुत समझिए। ज्यादातर लोगों के विचार घूमते हैं। जाहिर रूप से उन्हें जानना है कि क्यों व्यक्ति को इसकी आदत लगती है। और आप कहते हो कि इस आदत को कैसे रोका जाए। मेरे पास शांत मस्तिष्क है जिसे आदत लगी है। अब इस आदत को कैसे तोड़ा जाए? देखिए क्या हुआ। आप आदत से पहले ही अलग विभाजित हो गए और पूछ रहे हैं कि उस आदत को कैसे तोड़े, जिस कारण आदत को तोड़ना एक संघर्ष है, टकराव है। बराबर। और फिर से आप आदतों में अटके ही हो। लेकिन अगर आप उस विचार से जो भटक रहा है अलग ना होकर उसे देखते हो, हर गतिविधि का अवलोकन करते हो, क्योंकि वो भटकने की गतिविधि आप ही हो, तब फिर भटकता विचार असाधारण रूप से शांत हो जाता है। तो आपके पास ऐसा मस्तिष्क है जिसमें टकराव नहीं, विभाजन नहीं। और ये देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सत्य क्या है, सच क्या है। सत्य क्या है, इसका विवरण सत्य नहीं है। विवरण या छवि जिसे आप भगवान समझते हैं, वो भगवान नहीं है। आपने डर के कारण भगवान के छवि का निर्माण किया है। और जो आपका खुद का प्रक्षेपण है, जिसकी आप पूजा करते हो, जिसका अर्थ है आप खुद की ही पूजा करते हो। और यही भक्त की प्रक्रिया है। आप समझ रहे हो? तो अब सभी छवियां आपने खुद के बारे में, अपने खुद के बारे में, और वो जो छवि आपने भगवान की प्रक्षेपित की है, और विचार संपूर्ण रूप से शांत है और शरीर पूरी तरह से स्थिर, और वहाँ संपूर्ण ढांचे की दिमाग, शरीर और संपूर्ण मस्तिष्क की स्थिरता है, अचलता है। बहुत सरलता से इस पर आइए। किसी ने आपको सिखाया नहीं है, आप ही अवलोकन के जरिए यहाँ पहुँचे हैं, नैसर्गिक रूप से, आनंद से, आसानी से। ऐसा मस्तिष्क जो बिना किसी विरूपण के, विकृति के देखता है। वो भोला है, मासूम है, जो चोट खाने में असमर्थ है, इसलिए प्रतिरोध विरोध में असमर्थ। जिस भी क्षण वहाँ प्रतिरोध होगा, वहाँ आप देखने वाले के रूप में होगे, और वो जिसे देखा जा रहा है। कृपया इस सब को देखो ताकि वहाँ कोई विरोध ना हो, जिस कारण मस्तिष्क के पास ये असाधारण गुण हैं।
जो पूरी तरह से मासूम है, भोला है। हालांकि उसने हजारों अनुभव लिए हैं, उसने हजारों आंसू बहाए हैं, हजारों पीड़ा, हजारों निराशाएं। हर एक पीड़ा, हर एक आंसू तत्काल देखना और फिर क्रिया, ना कि उसे साथ ढोते रहना। इसलिए मस्तिष्क असाधारण रूप से जिंदा होता है। ऐसा मस्तिष्क ऑफिस में काम करते समय, घर में जीते हुए, बस में बैठते हुए, प्रवास करते हुए हर समय मौजूद होता है, क्रिया में होता है, देख रहा होता है। तो ध्यान जीवन की संपूर्ण गतिविधि है, ना कि कुछ घंटों की और बाद में फिर से क्रूर होना, क्रूर इंसान। यह संपूर्ण जीवन है। फिर ऐसे मस्तिष्क के पास अवलोकन करने के लिए क्या है? देखने के लिए। आप समझ रहे हो मेरे सवाल को? ऐसा मस्तिष्क जो संपूर्ण रूप से भोला है, मासूम है, जिसके पास प्रतिरोध का गुण नहीं। फिर और क्या? व्यक्ति निरपवाद रूप से ये सवाल पूछ रहा है। और क्या? आप जानते हो ऐसा मस्तिष्क होने का अर्थ? जो चोट खाने में, दुखी होने में असमर्थ है, जिसके पास कोई प्रतिरोध नहीं। सीखिए इसके बारे में और आप इसे खोज लोगे। फिर ऐसा मस्तिष्क कुछ भी चाह नहीं रहा। वो किसी भी अनुभव की मांग नहीं करता, क्योंकि ऐसे मस्तिष्क के लिए कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव चुनौती और प्रतिक्रिया में होता है। जो मस्तिष्क असाधारण रूप से जीवित है, खुद में प्रकाशित है, उसे चुनौती की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति सोया है, उसे चुनौती की जरूरत पड़ती है। तो संपूर्ण रूप से स्थिर मस्तिष्क और हृदय, दिल, जिसके पास प्रेम का गुण है, और केवल तभी वह पूरी तरह से अलग आयाम होता है। कुछ पूरी तरह से अलग। तो व्यक्ति को शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। और जब आप जानते हो कि शुरुआत से शुरू कैसे करें, तो दूसरा पहले ही वहाँ है। क्या आप कुछ पूछना चाहोगे जिस बारे में हमने बात की? प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, जो विवरण आपने मस्तिष्क को लेकर दिया, क्या वो शून्यता की समग्रता है? जो शून्यता है उसे भरा जा सकता है। और आप विवरण चाहते हो, आप विवरण पर चल रहे हो। और वक्ता ने कहा कि विवरण वो नहीं है जिसकी व्याख्या की गई है। मुझे माफ करना, लेकिन आप इसका अर्थ ही नहीं सीखे। आप विवरण से ही संतुष्ट होने जा रहे हैं। सर, जो पूर्ण है, भरा है, वो खाली है। प्रश्न: विचार खुद का अवलोकन कैसे कर सकता है? देखिए सर, जब आप इस खजूर के पेड़ को देखते हो,
जब उसे आप देखते हो तो क्या जगह लेता है, क्या होता है? आप उसे नाम देते हो, है ना? आप कहते हो कि वो खजूर का पेड़ है। नाम देना अतीत से आता है। अतीत आपके अवलोकन में देखने में बाधा बनता है, हस्तक्षेप करता है। नाम देना उसका वनस्पति ज्ञान और बाकी सब। तो जब आप अवलोकन करते हो, अतीत हस्तक्षेप करता है। विचार जमा किए हुए ज्ञान के रूप में, जो विचार के रूप में प्रतिक्रिया करता है, जो खजूर के पेड़ के रूप में शब्द बहुल करता है। तो क्या आप उस खजूर के पेड़ को बिना अतीत के देख सकते हो, ताकि देखने वाला वहां ना हो? तब फिर क्या जगह लेता है? जब स्थान, अंतर और समय गायब हो जाए, तब असाधारण रूप से आप इसकी सुंदरता को, इसके रंगों को, इसके आकार को, संपूर्णता को, ये ऐसा है जैसा कि आपने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं देखा है। अब ऐसे ही क्या आप अपने पत्नी को देख सकते हो बिना छवि के? छवि जो आपके पास है उसके बारे में, और उसके पास है आपके बारे में। क्या आप उसे देख सकते हैं बिना छवि के? फिर क्या जगह लेता है? पत्नी या पति या लड़की या लड़का पूरी तरह से भिन्न है। आप ताजी आंखों के साथ देखते हो, मासूम आंखों के साथ। अब आप विचार को बताते हो कि खुद का अवलोकन करे बिना दृष्टा के, देखने वाले के। बराबर? क्योंकि देखने वाला विचार का ही हिस्सा है। देखने वाला विचारों द्वारा ही अस्तित्व में है। जाहिर तौर पर अहंकार मैं यादों का बंडल है, यादों की पोटली है, संगठन जिसकी कोई वास्तविकता नहीं, पर विचार ने इसे वास्तविकता बनाया है। जिस भावना में वो अस्तित्व में होता है, मैं के रूप में। मैं, और वो मैं देखता है, अवलोकन करता है, जिस कारण संघर्ष, विभाजन इत्यादि। क्या विचार खुद को अपने गति में देख सकता है? क्या विचार खुद को देख रहा है? कीजिए सर इसे। जब विचार खुद को देखता है तो वह पूरी तरह से शांति होती है। देखिए, वह देखने के लिए ध्यान मौजूद है। ध्यान जो विचार द्वारा आविष्कृत, इजाद, बनाया नहीं गया है। इसलिए यह ध्यान और ध्यानहीनता नहीं है। जब ध्यानहीनता ध्यान बनना चाहती है, फिर ये विचार का मार्ग है। फिर वह टकराव है, विरोधाभास है ध्यान और ध्यानहीनता में। पर विचार को देखना बिना विचारकर्ता के,
विचार अपने आप को देख रहा है। फिर देखना इतना स्पष्ट हो जाता है, गति करता है, अवलोकन करता हुआ, और आप खुद के लिए देख सकते हैं कि विचार खुद को देख सकता है। प्रश्न पूछा गया है कि अगर हम अतीत का विचार नहीं करते हैं, अगर हम अतीत को हमारी मदद करने की अनुमति ना दे, तो क्या हम मंद, अस्पष्ट नहीं हो जाएंगे? क्या ऐसा नहीं होगा कि हम हमारी तीव्रता खो देंगे, हमारी स्मार्टनेस को खो देंगे? मुझे नहीं पता कि आपका स्मार्टनेस से क्या अर्थ है। आपका मतलब चतुराई, चालाकी? अगर हम अतीत की बात ना करें, अतीत को खो दे, तो क्या हम हमारी याददाश्त नहीं खो देंगे? यही सवाल है। देखिए सर, जो हमने कहा आपने सुना ही नहीं। कैसे आप अपना अतीत खो सकते हैं? आपको एस्नेजिया नहीं हुआ है, भूलने की बीमारी नहीं हुई है, या ऐसा नहीं कि एकदम आप अपनी याददाश्त खो देंगे। आप बहाना कर सकते हो, पर वो वही है। जब तक कि आपको भूलने की बीमारी ना हो, आप इसे खो नहीं सकते। हुआ ये है कि हम अतीत का इस्तेमाल करते हैं। अतीत मैं के रूप में अतीत का इस्तेमाल करता है खुद की सुरक्षा करने के लिए। सर, जब आप घर जाते हो तो विचार अतीत का इस्तेमाल करता है, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप जी क्यों रहे हैं, आपका नाम क्या है। लेकिन जब वही विचार अद्वैतवादी दुनिया में खोज करता है, गति करना चाहता है, कार्य करना चाहता है, तो वो विचार टकराव ले आता है। इसलिए सवाल है कि क्या वो विचार संपूर्ण तरह से शांत हो सकता है जिसमें हम गए? प्रश्न पूछा गया है कि वो अवस्था जो भी उसे कहे, क्या वो धीरे धीरे आती है, समय के साथ? जब आप धीरे धीरे कहते हो तो आपका क्या अर्थ है? प्रक्रिया, विकास, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना? धीरे धीरे में निहित है समय। आपने समय का इस्तेमाल किया है, जैसे कि मैं कल बेहतर रहूंगा, मैं कल इसे समझ लूंगा, बराबर? तो शब्द होना मतलब समय, और हम होना इस शब्द से कंडीशन्ड है, संस्कारबद्ध है, सशर्त है। मैं हो जाऊंगा, मुझे होना चाहिए, मैं अगले जन्म बेहतर हो जाऊंगा, या अगले मिनट में। तो समय का विचार, धारणा धीरे धीरे वाली प्रक्रिया है। मैं समझूंगा, मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा, मैं मोक्ष, भगवान या जो भी हो, धीरे धीरे। क्या आपको धीरे धीरे कुछ समझा है? क्या आपको राष्ट्रीयता का जहर धीरे धीरे समझ आया है? क्या आपको समझ आया है? युद्ध पे युद्ध, लगातार एक दूसरे को मारना, अलग करना, विभाजित करना, धीरे धीरे और धीरे धीरे करके पिछले 5,000 सालों से आपने ये किया है। क्या धीरे धीरे की प्रक्रिया के जरिए
आपको राष्ट्रीयता का विभाजन का जहर समझ आया है? जाहिर रूप से नहीं। एक तो आप इसे तत्काल देखते हो या फिर नहीं देखते, और आप देखते ही नहीं क्योंकि आप घबराते हो कि क्या होगा, क्योंकि आप निष्ठावान हो, आपने प्रतिज्ञाएं ली है और बाकी सब मूर्खताएं। तो देखना मतलब तुरंत तत्काल क्रिया करना, और वो कोई रहस्यमय अवस्था नहीं है, यह सबसे वास्तविक अवस्था है। जब आप सांप को देखते हो तो तब आप धीरे धीरे उसके खतरे को नहीं देखते। कृपया देखिए सर, इसमें क्या शामिल है। वह कितनी ही सदियों की कंडीशनिंग है, संस्कारबद्धता है कि सांप खतरनाक है। आपको इसने कंडीशन कर दिया, वातानुकूलित कर दिया है, और वो कंडीशनिंग तत्काल प्रतिक्रिया करती है जब आपका सामना सांप से होता है, जो कि एक नैसर्गिक खुद की सुरक्षा का तरीका है। वो बुद्धि कार्य में आती है, ना कि डर। और फिर आप वहां से चले जाते हो, हट जाते हो, जो भी आप करते हो। आप राष्ट्रीयता के जहरीले स्वभाव को नहीं देखते। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं, बेवकूफ उदाहरण। क्यों? क्योंकि प्रोपेगेंडा द्वारा आपको संस्कारबद्ध, वातानुकूलित, कंडीशन्ड किया गया है। झंडे को लहराकर हर कोई मेरे देश की और उसके देश की बात करता है, और उसी के साथ साथ आप जानते भी हो कि अगर आप इसे करीब से देखो तो इसका भयानक खतरा आपको दिखाई देता है। आप नष्ट किए गए हो, तबाह, खंडित। जब ऐसे विभाजन हो गए तो आपके पास कम खाना होगा, कम कपड़े होंगे। तो वह एक ही हल है, एक ही समाधान है, मानव जाति की एकता। एक सरकार, एक तरीका जहां कंप्यूटर्स, संगणक ये सब आयोजित करे, ना कि ये राजनेता। तो आप देखते हो, इसलिए तुरंत एक्ट करते हो, क्रिया करते हो, गति करते हो, और वही सबसे वास्तविक चीज करने के लिए है। इसलिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई रहस्यमय, रोमांटिक, रोमानी या कोई काल्पनिक अवस्था नहीं। ये बुद्धि है, सीधा ग्रहण बोध, सीधा सीधा समझना, और इसलिए एक्शन, क्रिया करना। देखिए सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 4 वार्ताएं यहां सुनी। जब आप घर जाते हो तो खोजिए खुद के लिए सीखने का तरीका, ना कि वो जो आपने सीखा है इन वार्ताओं में। वो नहीं जो आप सीखे हो, पर सीखना जहां मस्तिष्क और दिल सीख रहे हैं, गति कर रहे हैं,